वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डाउन सिंड्रोम। सो बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक डाउन सिंड्रोम। जैसे कि अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें, सबसे पहली बात ये है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे कॉमनली जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है बच्चों के अंदर वो यही है। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो है, बट एट द सेम टाइम अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी कौन सी है, लाइव बॉर्न बेबीज़ में, हाँ अबॉर्टेड बेबीज़ में नहीं, लाइव बॉर्न बेबीज़ में मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी कौन सी अगर आपसे कोई पूछता है तो उसका जवाब भी डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी इन लाइव बॉर्न बेबीज़ दोनों ही डाउन सिंड्रोम है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म पे कि ये डाउन सिंड्रोम हो किस वजह से रहा है, इसका साइटोजेनेटिक क्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखो सबसे पहला जो है इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21। इसके पीछे का पूरा फंक्शन क्या है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, बट फिर भी थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि मैटरनल मायोटिक नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 21 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर मियोसिस के टाइम पे नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। अगेन प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखी है इस पूरी प्रोसेस के ऊपर, जाके प्लीज़ देख लें एक बार, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। बाकी अगर आपको रटना है रट लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रखना कि ये जो कॉज है ना, नॉन डिसजंक्शन का कॉज जो है ना, ये सबसे कॉमन कॉज है जो कि अपना है 95%। इसी वजह से डाउन सिंड्रोम को अपन ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास एक जेनेटिक चार्ट आता है, उसके अंदर आपको दिखता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमी हो रखी है और ऑप्शंस में आपको अलग अलग डिसऑर्डर्स दे रखे हैं कि हाँ डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, तो अब आपको पता है कि आपको क्या टिक करना है। वेरी गुड, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे अपन आते हैं जो कि है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या है ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो प्लीज़ जाके देख लें। बट ट्रांसलोकेशन में भी एक पर्टिकुलर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलोकेशन का एक टाइप है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ये पर्टिकुलर टाइप जो है ना, ये डाउन सिंड्रोम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जो ट्रांसलोकेशन होगा वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के बीच में होगा। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है कि इनका जो सेंट्रोमियर होगा ये एंड पे होगा। लेट सपोज ये शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है। अब सबसे कॉमनली यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होगा वो होता है क्रोमोसोम नंबर 14 एंड 21 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन होता है क्रोमोसोम नंबर 21 एंड 21 के बीच में। तो ये याद रखना। ठीक है, और इसका रेशियो कुछ है अराउंड 4% लोगों में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, और 1% में हमको देखने को मिलता है मोज़ाइकिज़म। बेसिकली आपको हाफ नॉर्मल सेल्स भी मिलेंगे इसके अंदर और हाफ एबनॉर्मल सेल्स भी मिलेंगे। ये चीज़ मेनली सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, आगे जाके मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, फिलहाल याद रखिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे कॉमन कॉज क्या है डाउन सिंड्रोम होने का, तो क्या होगा? ट्राइसोमी 21। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। एक चीज़ याद रखना कि डाउन सिंड्रोम के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ना, उसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, तो बस याद करने वाली चीज़ है, याद कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के जो बेबीज़ होते हैं ना, उनका स्कल जो होता है वो नॉर्मल बेबीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल होता है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रेकीसेफेलिक स्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रेकीसेफेलिक स्कल। अब याद रखना उसमें फीचर्स क्या क्या हैं। ये ब्रेकीसेफेलिक स्कल विथ फ्लैट ऑसिपुट, उनका जो ऑसिपुट होता है वो फ्लैट होता है कंपेयर टू द नॉर्मल बेबीज़। ठीक है, अब अगर हम फेस और नोज़ की बात करें ना, तो फेस भी फ्लैट होता है और नोज़ भी फ्लैट होता है। नोज़ में पर्टिकुलरली जो नेज़ल ब्रिज होती है वो फ्लैट होती है। ये सब मैं आपको इमेज में जाके बताऊंगी, आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी बस सुनने पे फोकस करें। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ होती है आइस में, हमको पता है पाल्पेबल फिशर्स होते हैं, तो जो ऑब्लिक पाल्पेबल फिशर्स होते हैं ना, उनकी अप स्लैंटिंग हो जाती है, इसलिए उनकी आइस में एक अपीयरेंस आता है जिसे हम बोलते हैं मोंगोलॉइड स्लैंट ऑफ आई। ठीक है,
उसके बाद इनकी जो आइरिस होती है ना, आइरिस पे वाइट स्पॉट्स नज़र आते हैं। ज़रूरी नहीं है हर एक केस में आए, बट हाँ आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स। ठीक है, तो अब यहाँ फोकस करना गाइस। लेट सपोज़ कि ये मेरी आइज़ हैं और ये मेरा नोज़ है। बहुत बेकार ड्राइंग है आई नो, बट जस्ट फोकस करना। अब क्या होता है ना, ये जो हमारी अपर आईलिड है ना, अपर आईलिड में से कुछ स्किन जो है वो आके कवर करने लगती है हमारे आइज़ के इनर कॉर्नर को। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपिकेंथल फोल्ड। ठीक है, एपिकेंथल फोल्ड। अब चीज़ क्या है ना, सिंस ये जो एक्स्ट्रा फोल्ड है, इस एक्स्ट्रा फोल्ड की वजह से क्या होता है, हमारे आइज़ और नोज़ के बीच की जो स्पेस है ना, वो स्पेस जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस के लिए डाउन सिंड्रोम के। तो याद रखना कि एपिकेंथल फोल्ड क्या है। बेसिकली अपर आईलिड में से एक्स्ट्रा स्किन जो है वो आके कवर करती है इनर कॉर्नर ऑफ आइज़ को, जिसकी वजह से क्या होता है, आइस और नोज़ के बीच की स्पेस इंक्रीज़ हो जाए। तो ईयर्स नॉर्मल के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, डिस्प्लास्टिक होते हैं और लो सेट होते हैं, मतलब कि थोड़ा नीचे होते हैं। ठीक है, माउथ की अगर अपन बात करते हैं तो पैलेट जो होता है ना, पैलेट हमारा कंपैरेटिवली नैरो होता है और शॉर्ट होता है। टीथ भी कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं। और अगर हम टंग की बात करें तो अगर ये हमारी टंग है, ठीक है, तो टंग हमारी फरोड होती है। फरोड का मतलब कि टंग पे ना आपको कुछ ऐसे ग्रूव्स मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, फरोड टंग होती है और प्रोट्रूडिंग मतलब कि बाहर निकलनी हुई होती है, ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रही है टंग। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अब हम आते हैं हैंड्स पे। तो जो हैंड्स होते हैं ना वो भी कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ना एक चीज़ आप नोटिस करना, ये आप खुद में भी नोटिस कर सकते हैं। आपके जो पाम है ना, चलो लेट सपोज करते हैं कि ये मेरा पाम है। सपोज़ करते हैं, एक्यूरेट नहीं है। हमारे पाम के अंदर जनरली जो है 2 ट्रांसवर्स पार्मल क्रीज होते हैं। ठीक है, ऐसे सपोज़ अगर ये है तो जनरली 2 होते हैं। बट जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज होते हैं ना, उनमें 2 की जगह सिंगल पाल्मर क्रीज होती है। ठीक है, सिंगल ट्रांसवर्स पाल्मर क्रीज होती है। इसे हम बोलते हैं साइमन क्रीज। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अपन आते हैं बोन्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं क्लिंडेक्टाइली। क्लिंडेक्टाइली का मतलब ये होता है कि जो हमारी 5th फिंगर है ना, जो कि लिटिल फिंगर है, उसके मिडल फेलिंग्स में हाइपोप्लेजिया होता है। ठीक है, तो हाइपोप्लेजिया ऑफ मिडल फेलिंग्स ऑफ द 5th फिंगर, इसे हम बोलते हैं क्लिंडेक्टाइली, जिसकी वजह से हमारी जो लिटिल फिंगर होगी, जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ हैं उनकी जो लिटिल फिंगर होगी वो थोड़ी कर्व्ड अपीयर करेगी नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि सैंडल गैप करके एक चीज़ होती है। बेसिकली जो उनका फर्स्ट और सेकंड टो है ना, उनके बीच में वाइड गैप होती है नॉर्मल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं सैंडल गैप। उसके बाद जनरली जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ होते हैं ना, उनका इंटेलिजेंस लेवल कंपैरेटिवली लो होता है, लो IQ होता है। और हाइपोटोनिया मतलब कि मसल्स का जो टोन है वो जनरली कम होता है कंपेयर टू द नॉर्मल बेबीज़। इसीलिए यूजुअली, ज़रूरी नहीं है हर बार हो, यूजुअली लो मसल टोन की वजह से जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ हैं ना, उनको ब्रेस्ट फीडिंग में भी दिक्कत होती है। ठीक है, ये हाइपोटोनिया और ये लो IQ। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में क्लिनिकल फीचर्स बता दिए हैं। अब एक बार हम इमेज देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस करना। सबसे पहली चीज़ क्या आती है, ब्रेकीसेफेलिक स्कल। ठीक है, सबसे पहले याद रखना ब्रेकीसेफेलिक स्कल। ठीक है, उसके बाद विथ फ्लैट ऑसिपुट। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि फेस फ्लैट होगा कंपैरेटिवली। उसके बाद फ्लैटन नेज़ल ब्रिज। ये वाला एरिया देखना, जो ये एरिया है ना नोज़ का, इसे हम बोलते हैं नेज़ल ब्रिज। ये थोड़ा फ्लैट होता है। ठीक है, नॉर्मल के कंपैरिजन में। उसके बाद हम आते हैं आइरिस के अंदर। तो आइरिस के अंदर हमें देख रहे हो आप, ये छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर आइस के अंदर, तो ये पाल्पेबल फ्री फिशर जो है ना, उनकी अप स्लैंटिंग हो रही है। अप स्लैंटिंग मतलब थोड़ा ऊपर की साइड हो रहा है, ये ऐसे
अब स्लेंटिंग हो रही है, तो ये हमें क्या देता है, मोंगोलॉइड अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल, लो सेट एंड फोल्डेड ईयर्स। अब एक चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हम कैसे बता रहे हैं कि ईयर्स लो सेट है, तो ये चीज़ याद रखना, हम क्या करते हैं, जो हमारे आइस है ना, आइस के आउटर कैंथस या फिर हम बोलें आउटर कॉर्नर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज़ ये मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, अगर हमारे ईयर्स जो हैं इस इमेजिनरी लाइन के नीचे हैं तो ये हमारे लो सेट ईयर हैं, और अगर हमारे ईयर्स इस इमेजिनरी लाइन से अलाइन कर रहे हैं या उसके ऊपर हैं, ठीक है, या अलाइन कर रहे हैं या इसके ऊपर हैं, तो ये हमारे नॉर्मल ईयर्स हैं। तो डाउन सिंड्रोम बेबी में हमें क्या देखने को मिलता है, लो सेट ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक भी शॉर्ट होती है। एपिकेंथल फोल्ड की अगर हम बात करें तो ये हमारा नोज़ है और ये आइस का इनर कॉर्नर है, इसके बीच की जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं एपिकेंथ। तो ये जो स्पेस है ना ये इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो एपिकेंथल फोल्ड देखना, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एपिकेंथल फोल्ड होता है हमारा। बेसिकली क्या होता है कि जो आइस की इनर कॉर्नर होती है ना वहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हमने बात की थी साइमियन क्रीज की, तो ये देखना यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम के बेबीज है उनमें एक सिंगल पामर क्रीज होती है, जबकि हम में क्या होता है, हम में ये जनरली ऐसे प्रेजेंट होती है कि यहाँ पे, ठीक है। ये सिंगल ट्रांसवर्स पार्मल क्रीज प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं साइमन क्रीज। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखना ये फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में वाइड गैप होता है जिसे हम बोलते हैं सैंडल गैप, ठीक है। इनके हैंड्स जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फिंगर्स जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, स्टेचर भी यूजुअली स्मॉल रहता है, ठीक है, और मसल टोन भी कम रहता है। एंड लार्ज टंग दैट स्टिक्स आउट ऑफ द माउथ, इसमें विजिबल नहीं है बट हाँ याद रखना कि प्रोट्रूडिंग और फरोड टंग होती है। फरोड टंग क्या होती है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ डिलेड होती है, जिसकी वजह से ब्रेन की जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, बताया था, लो आईक्यू, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोमॉर्बिडिटीज़ की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डियक डिफेक्ट्स की। जो थिंग इज़ ना कि कार्डियक डिफेक्ट है ना वो सबसे कॉमन कोमॉर्बिडिटी है जो कि डाउन सिंड्रोम के बेबी के अंदर हो सकती है, इसलिए हम सबसे पहले उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्डियक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी इन पेशेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का सबसे कॉमन कॉज यही है, ठीक है, याद रखना। अप टू 40% ऑफ चिल्ड्रंस में ये देखने को मिलता है। और अगर हम कार्डियक डिफेक्ट्स में भी बात करें तो क्या क्या हैं, कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत कॉमन होता है। सबसे कॉमन डिसऑर्डर है अपना एवी सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। एवी सेप्टल डिफेक्ट का मतलब कि एवी के सेप्टम में कोई दिक्कत आ रही है, वो अपन कार्डियो में जाके पढ़ेंगे अलग से। उसके बाद वेंट्रिकुलर और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। बट अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डाउन सिंड्रोम के बेबी के अंदर कौन सा कार्डियक डिफेक्ट सबसे कॉमनली देखा जाता है, तो उससे हम बोलते हैं एवी सेप्टल डिफेक्ट। और हाँ, एक और चीज़ याद रखना, एवी सेप्टल डिफेक्ट को हम एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो था ही नहीं ऑप्शन में तो कुछ और दे रखा था, तो उसका दूसरा नाम ये होता है, ठीक है। अब ना मैंने आपके लिए साइड में पॉइंटर्स रख रखे हैं कि कौन सी कोमॉर्बिडिटी के लिए क्या क्या इवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये इवैल्यूएशन डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ में या फिर किसी भी पर्टिकुलर बेबी में जिनमें कोई भी डिसऑर्डर है बहुत मैटर रखता है, ठीक है। तो जो कार्डियक मॉर्बिडिटीज़ के लिए बेटर यही है कि 9 मंथ्स की एज से पहले तक आप कार्डियक इवैल्यूएशन करा लें, या फिर बेबी का जब भी फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है ईसीजी के साथ, ठीक है, तब आप इवैल्यूएशन करा लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना। और गाइस हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर आप लोगों को इसकी नोट्स चाहिए या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। अब अगर हम नेक्स्ट कोमॉर्बिडिटी पे आते हैं तो वो है हमारी जीआई मैनिफेस्टेशन। तो जीआई के अंदर ना सबसे कॉमनली हमको देखने को मिलता है एट्रीजिया, और वो भी हमको देखने को मिलता है डियोडिनल एट्रीजिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हमको पता है क्या आंसर करना है, वेरी गुड। डियोडिनल एट्रीजिया इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एट्रीजिया सीन इन चिल्ड्रंस विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब उसके साथ साथ ना
एन्युलर पेनक्रियास का रिस्क भी बढ़ जाता है। और एक ये डिजीज़ है, नाम याद रखना, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। इस डिजीज़ के अंदर बेसिकली क्या होता है, मोटी मोटी बता देती हूँ, हमारा टॉपिक नहीं है बट फिर भी उन बच्चों के लिए जिनको जानना ज़रूरी रहता है हर एक चीज़। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कोलोन है ना, कोलोन नैरो हो जाता है और कोलोन के अंदर कुछ नर्व सेल्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। तो नैरो कोलोन, और उसमें क्या होता है, कुछ नर्व सेल्स मिसिंग है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कोलोन का जो है फंक्शनल ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये जो बेबीज़ होते हैं ना, उनको स्टूल पास करने में दिक्कत रहती है, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रखा है। उसके बाद हम आते हैं थायरॉयड डिसफंक्शन पे। डाउन सिंड्रोम के जो बेबीज़ होते हैं उनमें हाइपोथायरॉयडिज्म का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो ये बेबीज़ हैं, डाउन सिंड्रोम के बेबीज़ हैं, नेसेसरी है कि उनका जो है ना, आप नियोनेटल पीरियड में थायरॉयड फंक्शन टेस्ट एक बार करा ही लें, और इन्फेंसी के अंदर हर 6 महीने पे आप करवाते रहें, और उसके बाद हर 1 साल के गैप के बीच में आप करवाएं। बेसिकली कंफ्यूज मत हो, पहले नियोनेटल पीरियड में एक बार अपन को कराना है, ठीक है। नियोनेटल पीरियड जैसे ही ख़त्म होता है, फिर इन्फेंसी के अंदर, इन्फेंसी हमें पता है कब तक क्लास करती है, 1 साल तक, ठीक है। तो हर 6 महीने पे हमें एक बार एवेल्यूशन करा देना है। अब जब हमारा इन्फेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है, उसके बाद हमें हर साल, ईच ईयर, ठीक है, एवेल्यूशन कराते रहना है कि हमारा जो बेबी है डाउन सिंड्रोम का, क्या वो रिस्क पे तो नहीं है हाइपोथायरॉयडिज्म के, और अगर है तो हम उससे कैसे प्रिवेंट करेंगे, और अगर हो चुका है तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें एंटी थायरॉयड एंटीबॉडी का टेस्ट भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इन बेबीज़ में जो हाइपोथायरॉयडिज्म की इटियोलॉजी है वो मेनली ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। इट इज़ मेनली ऑटो इम्यून। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमारा है एटलांटो ऑसिपिटल सबलक्सेशन का। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि हमको जो है ना स्क्रीनिंग कर लेटरल नेक एक्सरे, ठीक है, कब तक, 3 to 5 ईयर्स की एज तक करा देना। उसके बाद हम आते हैं ऑप्थेल्मिक प्रॉब्लम्स पे। तो देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क फॉर कैटरैक्ट, स्क्वेंट, निस्टैग्मस, या फिर विजुअल एक्विटी की जो एबनॉर्मलिटीज़ हुई, तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, इन्फेंसी तक रूटीन चेकअप कराना है, ठीक है। उसके बाद ईयरली। उसके बाद हम बात करते हैं हियरिंग डिफेक्ट्स के लिए। तो जो 40 to 60% पेशेंट्स हैं ना, उनमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस की दिक्कत होती है, और दे आर मोर प्रोन टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। 1 ईयर की एज तक दे आर मोर प्रोन टू सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो वंस अगेन रूटीन इवैल्यूएशन इनमें भी इम्पॉर्टेंट है। 6 मंथ्स की एज तक आप रूटीन इवैल्यूएशन कराओ, उसके बाद ईयरली, ठीक है। उसके बाद फिजिकल ग्रोथ की बात करें, दे आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी, और हमने पता यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी हाइपोटोनिया की, कि इनका मसल टोन कम होता है, कंपैरेटिवली कम होता है, बट वो मसल टोन जो है ना वो एज के साथ इम्प्रूव करता रहता है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना, मसल टोन इम्प्रूव्स विथ एज। अगेन इनका भी हमें रेगुलर फॉलोअप कराना है हाइट और वेट के लिए, क्योंकि इनकी जो लीनियर ग्रोथ होती है वो रिटार्डेड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैलिग्नेंसी। स्किन में कौन सी मैलिग्नेंसी का रिस्क ज़्यादा होता है और कौन सी मोस्ट कॉमन होती है। तो इन सच बेबीज देयर इज़ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारा आ जाता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ALL, AML वगैरह, ठीक है। बट बस एक चीज़ याद रखना कि मोस्ट कॉमनली जो है ना देखने को, जो मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है वो हमारी है ALL, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिस्क ऑफ रीअकरेंस। सबसे पहली बात हमें ये जाननी है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना वुमन की, वैसे वैसे जो रिस्क है वो भी बढ़ता जाएगा। मेनली अगर वुमन की एज जो इट इज़ मोर देन 35 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि वो वुमन जो कि 35 ईयर्स के अंडर है, दे हैव 1% रिस्क ऑफ हैविंग अनदर चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अगर प्रीवियस वन को भी ट्राइसोमी 21 थी, बेसिकली अगर ये वुमन है जिनकी एज 35 ईयर्स से कम है और शी ऑलरेडी हैज़ अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, ठीक है,
ऑलरेडी जो फर्स्ट चाइल्ड है उसको डाउन सिंड्रोम है, तो 1% चांसेस है कि जो उसका सेकंड चाइल्ड होगा, सेकंड बेबी होगा, उसको भी ट्राइसोमी 21 होगा या फिर डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली साइटोजेनेटिक्स के अकॉर्डिंग या फिर जीनोटाइप के अकॉर्डिंग रिस्क भी मैटर करता है। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन की बात करें, अगर ट्रांसलोकेशन जो है वो मदर में हुआ है तो 10% रिस्क है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, अगर ट्रांसलोकेशन मदर में हुआ है तो देयर इज़ अ 10% रिस्क। अगर ट्रांसलोकेशन फादर में हुआ है तो देयर इज़ 4 to 5% रिस्क। बट अगर ट्रांसलोकेशन बैलेंस्ड है, अगेन बैलेंस ट्रांसलोकेशन मैं समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार देख लेना। तो बैलेंस ट्रांसलोकेशन का मतलब ये हो रहा है कि 21 और 21 क्रोमोसोम के बीच में ही हो रहा है। याद है मैंने बताया था साइटोजेनेटिक्स के अंदर कि ट्रांसलोकेशन मोस्ट कॉमनली होता है क्रोमोसोम नंबर 14 और 21 के बीच में, और सेकेंड मोस्ट कॉमनली होता है 21 और 21 के बीच में। अब इसे हम बैलेंस ट्रांसलोकेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेम क्रोमोसोम्स के बीच में ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो टिपिकली कोई जेनेटिक मटेरियल का लॉस या गेन नहीं होगा, बट स्टिल दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो जो सारे फीटस हैं ना, ऑल ऑफ द फीटस विल हैव डाउन सिंड्रोम। फॉरवर्ड टू अनदर टॉपिक, या फिर बोलूँ कि अनदर थिंग जो कि एज ए डॉक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिए डाउन सिंड्रोम के रिगार्डिंग अभी भी लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर हमें एज ए डॉक्टर नहीं पता है कि हमें डाउन सिंड्रोम के बेबी के जो पेरेंट्स हैं उन्हें कैसे काउंसिल करना है, तो दिक्कत है ना, बिकॉज वी आर सपोज टू बी द वन जिनको पता होना चाहिए कि हाँ इट इज़ ठीक है, नॉर्मल, दैट चाइल्ड कैन सर्वाइव, दैट चाइल्ड कैन स्टिल पॉसिबली लिव अ नॉर्मल लाइफ, वो स्टिग्मा हटाने के लिए। ठीक है, तो हमें जानना इम्पॉर्टेंट है कि हम उन पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले मेक श्योर कि जो डायग्नोसिस है वो डायग्नोसिस कंफर्म है। बिना डायग्नोसिस कंफर्म करे आप पेरेंट्स को कुछ नहीं बोलोगे। डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जितना जल्दी हो सके इन्फॉर्म द पेरेंट्स अबाउट द डिसऑर्डर। सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो काउंसलिंग करोगे ना, इट शुड बी डन इन प्राइवेसी। ठीक है, शुड बी डन इन प्राइवेसी, और मैंडेटरी है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद मेक श्योर कि आप पेरेंट्स से सिंपल और पॉजिटिव लैंग्वेज में बात करें। ठीक है, क्योंकि दे आर पेरेंट्स, दे आर ऑलरेडी वरीड अबाउट द बेबी, तो प्यार से सिंपैथी वाली लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कि उनको समझ आ जाए सारी चीज़ें, और नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में बात करें कि हाँ उनको थोड़ी होप मिले। ठीक है, और एटलीस्ट अलाउ देम सम टाइम कि वो सब मगअप कर सकें, सब सोक इन कर सकें, और फिर वो आपको क्वेश्चंस पूछ सकें। ठीक है, बी सिंपैथेटिक टूवर्ड्स योर पेशेंट और टूवर्ड्स द पेरेंट्स ऑफ योर पेशेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप उन्हें बताएं कि ये जो डिसऑर्डर है उसके साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, ताकि उन्हें पता रहे कि बेबी जो है बेबी को क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या है, एटलीस्ट दे शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन। ओके, उसके बाद एज ए डॉक्टर हमें कभी भी सामने से पहले हमें डिस्कस नहीं करना है अडॉप्शन के बारे में या फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, अगर पेरेंट्स पूछते हैं तो ठीक है आप उन्हें बता दीजिए, बट स्टिल यू शुड डिस्करेज दैट ऑप्शन। ओके, उसके बाद ना पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, अगर उनके आसपास के एरिया में कोई लोकल डाउन सिंड्रोम पेरेंट्स एसोसिएशन है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करिए कि आप वो ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में आप तभी बात करना जब आपको क्रोमोसोमल एनालिसिस कंफर्म हो चुका है कि हाँ सर ये दिक्कत है जेनेटिक्स में, ये दिक्कत है, यहाँ से ट्रांसलोकेशन हुआ है एंड एवरीथिंग। ठीक है, कन्फर्मेशन के बिना कुछ नहीं बताना है, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। आप बिना कन्फर्मेशन के कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनके सर पे नहीं डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आप उन्हें इन्फॉर्म करें कि नेक्स्ट बेबी जो है, अगर वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी करने की सोच रहे हैं तो उसमें रीअकरेंस रेट कितना है। ठीक है, और प्री नेटल डायग्नोसिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ताकि वो पहले से अवेयर रहें। और फिर नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर नेसेसरी है तो फर्दर अपॉइंटमेंट्स आप शेड्यूल करें। ठीक है, ये सब चीज़ें काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाए, तो प्लीज़ याद कर लेना, बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड है। अब हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिखाना चाहूँगी। पता है मैंने बात की थी कि आपको एक इमेज दे सकते हैं
क्रोमोसोम्स की और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सिंड्रोम है। तो यहाँ पे देखना, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ किस तरीके की इमेजेस दी जा सकती हैं। तो इस इमेज में देखना, सारे क्रोमोसोम्स को देखना, आपको कुछ एबनॉर्मल लग रहा है, वेरी गुड। जो क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, वो 3 है, ठीक है। जनरली अपने पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, मतलब कि 2 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ट्राइसोमी ऑफ 21, ठीक है। और हमें पता है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्या है, हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसी के साथ अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाउन सिंड्रोम जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, एक बार जाके घाई भी पढ़ लेना और एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेना। और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक अलग से वीडियो चाहिए MCQ टाइप्स, तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो प्रिपेयर कर लूँगी, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।